तारीख थी 28 दिसंबर 2022। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। तभी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक अस्पताल में एक व्यक्ति रोता हुआ भागते हुए आता है और कहता है कि रास्ते में 3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरी पत्नी को गोली मार दी है। गोली लगने की बात सुनते ही पूरे अस्पताल में हड़कंप समझ जाता है और डॉक्टर भागते हुए कार तक आते हैं। गोली बिल्कुल कान में सटा कर मारी गई थी। जांच के तुरंत बाद ही गाड़ी में पड़ी हुई महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। पता करने पर पता चलता है कि मरने वाली महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि झारखंड की एक जानी मानी डांसर और एक्ट्रेस है। वैसे तो इनका असली नाम रिया कुमारी था, मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्हें ईशा आलिया नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट्रेस भी थी। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, इसी वजह से इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस तुरंत हरकत में भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है कई हिला देने वाले खुलासे सामने होते हैं। पुलिस वालों को पहले जो कहानी सुनाई गई थी वो हकीकत उससे बिल्कुल अलग और खौफनाक थी। तो आखिर रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की मौत की वजह क्या थी? उनकी हत्या किसने और किस तरीके से की थी? इस केस में अब क्या कुछ हो चुका है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। जांच में इस कत्ल का इंश्योरेंस कनेक्शन भी सामने आता है। वो कैसे, आगे हम जानेंगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे क्राइम अड्डा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या और लेकर आ चुकी हूं क्राइम अड्डा पर एक और दिल दहलाने वाली कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की बात कर रहे हैं। वही ईशा आलिया जो कुछ महीने पहले तक कई स्थानीय भाषाओं में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जाना माना चेहरा हुआ करती थी। यूट्यूब की दुनिया पर इनके लाखों चाहने वाले भी थे और आज भी रिया का जन्म एक मिडिल क्लास की फैमिली में ही हुआ था, मगर इनके सपने काफी बड़े थे। इसके साथ साथ इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का भी शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए ये मौके की तलाश में लगी रहती थी। बहुत ही जल्द इन्हें वो मौका भी मिल जाता है। बहुत ही कम उम्र में ही ये म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते लोग इन्हें काफी पसंद भी करने लगते हैं और फिर ये झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी स्थानीय भाषा की म्यूजिक एल्बम में काम करने लगती है। उन्होंने अपना कैरियर रिया कुमारी के तौर पर शुरू किया, मगर देखते ही देखते ईशा आलिया के तौर पर पहचाने जाने लगी। जैसे जैसे रिया कुमारी लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे वैसे उस इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रिया को अपनी एल्बम में लेने लगते हैं और बदले में इन्हें काफी अच्छा पैसा भी मिलने लगता है। काम के सिलसिले में एक दिन रिया की मुलाकात प्रकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति से होती है। बातचीत के बाद पता चलता है कि प्रकाश कुमार झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्हें प्रोड्यूसर के तौर पर भी जाना जाता है। काम के सिलसिले में प्रकाश कुमार एक दिन रिया को मिलने के लिए बुलाते हैं। बातचीत के बाद रिया प्रकाश कुमार के म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए राजी हो जाती है। इसी काम के दौरान दोनों की मुलाकात रोज रोज होने लगती है और फिर देखते ही देखते रोज की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। कुछ समय के बाद रिया कुमारी प्रकाश से शादी भी कर लेती है। रिया ने काफी सपने संजोकर प्रकाश को अपना हमसफर चुना था, मगर शादी के तुरंत बाद ही नई जिंदगी की शुरुआत में ही रिया को पता चल जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल प्रकाश पहले से ही शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे, मगर वो रिया से इस बात को छुपाए रखता है और धोखे में रिया को अपनी दूसरी पत्नी बना लेता है। कमाल की बात तो ये थी दोस्तों कि इसने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। शुरू में इस बात को लेकर रिया और प्रकाश में काफी झगड़ा होता है और फिर रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं, मगर एक समय के बाद दोनों का रिश्ता सामान्य हो जाता है। रिया को लेकर प्रकाश झारखंड को छोड़कर कोलकाता में रहने लगता है और कोलकाता में रहते हुए ही रिया बतौर डांसर अपने कैरियर को आगे बढ़ाती है और एक के बाद एक कई रीजनल और लैंग्वेज के रूप में म्यूजिक एल्बम में काम करती रहती है। यूट्यूब की दुनिया में भी इन्हें काफ़ी लोकप्रियता हासिल होती है।
रिया का प्रोफेशनल कैरियर भी काफी अच्छा चल रहा था और पर्सनल लाइफ में भी चीजें कुछ हद तक सुधर रही थी और अब रिया एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। रिया ने एक बेटी को जन्म दिया था। इन दोनों की जिंदगी कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रही थी, मगर साल 2022 के अंत में सब कुछ बदल जाता है। हमेशा की तरह नए साल के कुछ दिन पहले से रिया अपने पति के साथ काम के सिलसिले में झारखंड आती है और फिर 18 दिसंबर साल 2022 को झारखंड से वापस कोलकाता जाने लगती है। रिया और प्रकाश कोलकाता अपने घर वापस पहुंच पाते उससे पहले ही एक हिला देने वाला दावा लेकर प्रकाश कुमार भागते हुए हावड़ा जिले के एक अस्पताल पहुंच जाते हैं। प्रकाश के दावे के मुताबिक वो हावड़ा के बगनान क्षेत्र के NH-16 के करीब सुबह सुबह किसी जरूरी काम के सिलसिले में गाड़ी से नीचे उतरा ही था कि तभी वहां पर 3 नकाबपोश लोग आते हैं और वो प्रकाश के साथ मारपीट कर उसका सामान लूटने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब कुछ होता देख गाड़ी में बैठी रिया अपनी 3 साल की बेटी को गाड़ी में छोड़कर गाड़ी से नीचे उतरती है और प्रकाश की मदद करने के लिए बाहर आ जाती है। प्रकाश के बयान के मुताबिक वो 3 गुंडे लूटपाट करने के इरादे से आए थे और उसे बुरी तरीके से मारते हैं। ये सब देखकर रिया बीच बचाव करने के लिए आती है और जब रिया बदमाश को रोकने की कोशिश कर रही थी तभी एक बदमाश अपनी बंदूक निकालता है और रिया को गोली मार देता है। प्रकाश के मुताबिक उसके साथ ये लूटपाट की घटना सुबह के करीब 5:30-6 बजे के आसपास हुई थी। प्रकाश के मुताबिक रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, इसलिए गोली मारते ही जब गुंडे भाग जाते हैं तो वो रिया को गाड़ी में डालता है और अस्पताल की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनसे वो पूछता है कि क्या आसपास में कोई अस्पताल है, तो जवाब में वहां मौजूद लोग प्रकाश को एक स्थानीय अस्पताल के बारे में बताते हैं। प्रकाश भागते हुए अपनी पत्नी को लेकर वहां जाता है और सारी बातें सुनाता है। प्रकाश की बातें सुनते ही डॉक्टर की टीम कार तक पहुंचती है और जांच करते ही कंफर्म कर देती है कि रिया कुमारी की मौत हो चुकी है। रिया की मौत की बात सुनते ही प्रकाश पागलों की तरह जैसे हरकत करने लगता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। इतनी देर में अस्पताल प्रशासन की ओर से भी भागदौड़ मच जाती है। जानकारी के बाद कोलकाता पुलिस की एक टीम भी अस्पताल पहुंच जाती है और कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि प्रकाश को वहीं बैठने के लिए कहा जाता है। जिस गाड़ी से प्रकाश और रिया ट्रेवल कर रहे थे उस गाड़ी को भी पुलिस जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस प्रकाश से घटना के बारे में पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती दौर की पूछताछ में प्रकाश का बयान बदलने लगता है। पहले तो वो कहता है कि पेशाब करने के लिए गाड़ी से उतरा था। थोड़ी देर बाद वो ये कहता है कि बेटी रोने लगी थी इसलिए हमने गाड़ी रोक दी थी। कुल मिलाकर बदलते हुए बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है और प्रकाश से पूछताछ का सिलसिला लंबा होने लग जाता है। पूछताछ में प्रकाश पुलिस वालों को ये भी बताता है कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरा अचानक से 3 लोग आगे आ जाते हैं और उससे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जब वो तीनों प्रकाश को मार रहे थे तो बीच बचाव करने के लिए रिया आती है और प्रकाश के मुताबिक रिया के आते ही उन तीनों में से एक व्यक्ति अपने पास से पिस्टल निकालता है और रिया के कान पर बिल्कुल सटाकर गोली चला देता है। पुलिस को प्रकाश के इस बयान पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि प्रकाश के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। पुलिस वालों को शक होने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो गोली मारी जाए और वहीं दूसरी तरफ मौजूद दूसरे शख्स को खरोच तक न आ पाए। प्रकाश ने दावा किया था कि NH-16 के महेश रेखा ब्रिज के पास उसने अपनी कार रोकी थी। पुलिस इस पर भी सवाल करती है क्योंकि ये वैसी जगह थी जहां पर पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आखिर यहां पर प्रकाश अपनी कार कैसे रोक सकता है। पुलिस के सामने प्रकाश बयान देता है कि 3 लोगों ने उन पर हमला किया, लेकिन जब पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए उस इलाके में मौजूद सभी CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है तो पुलिस को एक भी ऐसा CCTV फुटेज नहीं मिलता है जिसमें ये पता चल सके कि कोई प्रकाश की गाड़ी का पीछा कर रहा हो। मतलब कुछ भी संदिग्ध नहीं था। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस के लिए शक के दायरे में प्रकाश कुमार खुद ही आ जाता है। हालांकि पुलिस आगे कोई कार्यवाही करने से पहले कार को फॉरेंसिक जांच तथा रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक अलग ही खुलासा होता है।
प्रकाश के मुताबिक 3 लोगों ने उन पर सुबह के लगभग 6:30 बजे के आसपास हमला किया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि रिया को कम से कम रात के 1 से 2 बजे के बीच गोली मारी गई थी। कार से जुड़ी रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आती है, जिसे देखने के बाद पुलिस का प्रकाश के ऊपर शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कार के अंदर 9 mm बुलेट का एक खोखा मिलता है। अब अगर प्रकाश के दावे के मुताबिक रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, तो आखिर ये खोखा गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था? इधर पुलिस अपनी जांच कर रही थी कि रिया की मौत की खबर सुनकर रिया का भाई और मां रांची से कोलकाता आ जाते हैं और प्रकाश पर अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। ये लोग एक और खुलासा करते हैं कि लगभग कुछ दिन पहले ही रिया और प्रकाश का काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। इसके बाद प्रकाश घर छोड़कर चला गया था। हालांकि वो अचानक से वापस घर भी आ गया था और फिर रिया को कोलकाता लेकर चला आया। रिया की मां एक और खुलासा करती है कि इससे पहले भी प्रकाश ने रिया की जान लेने की कोशिश की थी, मगर वो तब बच गई थी। ये सारी बातें जानने के बाद अब पूछताछ का सिलसिला तेजी से और सख्ती के साथ शुरू करते हैं, तो आखिरकार प्रकाश कुमार का सारा झूठ बेनकाब हो ही जाता है। पूछताछ में खुलासे के मुताबिक रिया से प्रकाश ने शादी जरूर कर ली थी, मगर ये शादी उसने सिर्फ रिया का पैसा हड़पने के लिए की थी, रिया को दिखाने के लिए की थी। वो अपनी पत्नी से अलग रहता था, जबकि असल में वो अभी भी अपनी पहली पत्नी के कांटेक्ट में था। शादी के कुछ ही समय के बाद प्रकाश और रिया को अपने रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाता है, मगर कई कोशिशों के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाता है और अंत में प्रकाश अपने एक भाई संदीप कुमार के साथ मिलकर रिया के खिलाफ साजिश करता है और ये सब मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना रिया की हत्या कर दी जाए और फिर इस हत्या को लूटपाट की कोशिश में बदल दिया जाए, हत्या का रूप दे दिया जाए। इसी के बाद रिया से झगड़ा होने के बावजूद प्रकाश वापस रिया के पास आ जाता है और कुछ दिन तक खुशी खुशी उसके साथ ही रहता है और फिर अपनी साजिश को अंजाम देने तक पहुंचाने के लिए रिया को लेकर कोलकाता से निकल जाता है। मगर रास्ते में ही जब रिया को नींद आ जाती है तो प्रकाश का भाई यानी कि संदीप कुमार सोई हुई रिया के सर में बिल्कुल सटाकर गोली मार देता है। इसके बाद संदीप वहां से भाग जाता है, जबकि इस मर्डर को लूटपाट की कोशिश में बदलने के लिए रूप देने के लिए प्रकाश रिया के शव को बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी में रखकर आगे बढ़ता रहता है और फिर अस्पताल ले जाकर अपनी बनी बनाई कहानी सुनाता है। खुलासे के बाद तुरंत यानी कि हत्या के अगले दिन ही 29 दिसंबर 2022 को रिया के पति प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रकाश ने अपने बयान में हत्या की साजिश में अपने भाई संदीप को भी शामिल बताया था, इसलिए पुलिस की एक टीम संदीप को तलाश करने में लग जाती है और फाइनली 31 दिसंबर 2022 को संदीप भी गिरफ्तार हो जाता है। अब पुलिस रिया को 2 कातिलों से गिरफ्तार कर चुकी थी। रिया के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि इस साजिश में प्रकाश की पहली पत्नी भी शामिल है। पुलिस की जांच में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसने प्रकाश और संदीप को बंदूक उपलब्ध करवाई थी और उस व्यक्ति का नाम भी संदीप ही था। अब पुलिस इस दूसरे संदीप की तलाश में भी लग जाती है, मगर कई हफ्तों के बीत जाने के बाद भी संदीप का कोई अता पता नहीं चल पाता है। हालांकि कोलकाता पुलिस हिम्मत नहीं हारती है और दिन रात की मेहनत के बाद बिहार की राजधानी पटना के पास एक गांव में गुप्त सूचना के आधार पर 2023 में फरवरी महीने में संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के इस दर्दनाक हत्याकांड में शामिल तीनों अपराधियों का पता चल चुका था, मगर पुलिस अभी भी इस हत्या के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगा पा रही थी। पहले तो दावा किया गया था कि प्रकाश बस रिया से पीछा छुड़वाना चाहता था, इसलिए उसने ये हत्या करवाई, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि वास्तव में प्रकाश लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पिछले कुछ फिल्मी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गए थे और इसी कारण वो कर्ज में डूब चुका था और उसे चुका नहीं पा रहा था। इसके बाद वो ये तय करता है कि अगर रिया को एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो रिया का जो लाखों रुपए का इंश्योरेंस है वो पैसा उसे मिल जाएगा और इन पैसों के बदले में वो अपना कर्ज भी चुका सकता है और फिर ऐश की मौज की जिंदगी काट सकता है। प्रकाश अपना ये प्लान अपने भाई के साथ डिस्कस करता है और इसी के बाद ये लोग तय करते हैं कि रिया को खत्म कर दिया जाएगा और फाइनली 28 दिसंबर 2022 को रिया की हत्या कर दी जाती है।
जब रिया की हत्या की गई थी उस समय कार में रिया की एक 3 साल की बेटी भी मौजूद थी। जब रिया को गोली मारी गई थी तब ये बच्ची भी सो रही थी, इसलिए ये पुलिस को बहुत कुछ नहीं बता पाई और मां के मरने की वजह से ये गहरे सदमे में चली जाती है कि ठीक ढंग से कुछ बता भी नहीं पाती है। फिलहाल इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये तीनों आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है और यहाँ की पूरी सुनवाई के बावजूद सजा का ऐलान होना बाकी है। वैसे तो ये अदालत तय करेगी कि रिया के कातिलों को क्या सजा दी जाए, मगर आपके अनुसार इन आरोपियों को अगर गुनाह साबित हो जाता है तो इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल क्राइम अड्डा को अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के जीवन को बचा सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए।